सिद्धार्थनगर जिले का एक पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुलेआम कहता है कि मुसलमानों की 10-10 लड़कियों को उठा करके लाओ, सरकारी नौकरी पाओ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाती, इसको किस तरह से? उस महिला ने एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिस तरह से अपनी बात को रखा, जिस तरह से वो अपनी बात मुखरता के तौर पे कह रही थी, ये तमाचा था भारतीय जनता पार्टी का। कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मोर्चों पे कहा कि बीजेपी अपनों की भी सगी नहीं है, अपनों की भी अब सगी नहीं है। वो बातें आपको परत दर परत खुलते हुए नजर आ रही है। अभी बहुत कुछ आपको दिखेगा, परिणाम तो आने दीजिए। और वही नारी कह रही है कि जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा होता है और जिस तरह से अनर्गल बातें कही जाती हैं, ये बातें कतई मेल नहीं खाती। जो दूसरों को बांटता है, जो हमेशा नफरत परोसता हो, एक दिन वह खुद ऐसा बट जाता है कि कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं बनता। आज बीजेपी उसी रास्ते पर चल पड़ी है और बीजेपी का ये चला चली की बेला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। एक महिला का ये आरोप कि हमें बंद करके रखा गया, कई घंटों तक हमें बंद रखा गया, ये बहुत गंभीर आरोप है। सरकार बेनकाब हो चुकी है। सरकार का साहस नहीं है कि वो सदन को फेस कर पाए। मेरे दो सवाल हैं, दोनों ही सवाल इस देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। एक आजमगढ़ का है, एक बाहर का। पहले कौन सा वाला? आजमगढ़ वाला। आपको भी पूछे इतना। अभी कल बीजेपी का आजमगढ़ में एक महिला सम्मेलन था और महिला ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, एक बीजेपी की नेत्री ने खुलेआम एकदम सबके सामने कहा कि बीजेपी जो है महिलाओं का शोषण कर रही है। स्थानीय इकाई की बात कर रही थी वो। क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया? जो दूसरों को बांटता है, जो हमेशा नफरत परोसता हो, एक दिन वह खुद ऐसा बट जाता है कि कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं बनता। आज बीजेपी उसी रास्ते पर चल पड़ी है और बीजेपी का ये चला चली की बेला है। बीजेपी जनता का विश्वास खो बैठी है और अब तक जनता का खोई थी और अब अपने दल का भी विश्वास खो बैठी है। उस महिला ने एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिस तरह से अपनी बात को रखा, जिस तरह से वो अपनी बात मुखरता के तौर पे कह रही थी, ये तमाचा था भारतीय जनता पार्टी पर। उन्हें सोचना चाहिए कि वो निकले थे सरदार पटेल की जयंती पर कि हम सशक्त और समृद्धशाली महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, सशक्त नारी। और वही नारी कह रही है कि जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा होता है और जिस तरह से अनर्गल बातें कही जाती हैं, ये बातें कतई मेल नहीं खाती। आज मैं आपके बीच ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर बिहार की राजनीति का जो दिख रहा है, अगर वो सही ईमानदारी से आगे बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों से और अपने खुद मुख्यमंत्री जी हमेशा नफरत की भाषा बोलते हैं, हमेशा नफरत हिंदू मुसलमान। महिला की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि उस महिला ने अपने बयान में कहा कि मुझे एक कमरे में रोक करके रखा गया, या यूँ कहें कि बंद करके रखा गया। और मुझसे ये बात हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात होगी, मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन मुझे बंद करके रखा गया, उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। एक तरफ तो बीजेपी दावा करती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार, इसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। एक महिला का ये आरोप कि हमें बंद करके रखा गया, कई घंटों तक हमें बंद रखा गया, ये बहुत गंभीर आरोप है। ये कोई किसी दल का नेता नहीं लगा रहा। मैं उसी के आधार पर आपके बीच बात रख रहा हूँ कि जो उनकी वीडियो वायरल हुई, जो उनकी तस्वीरें आई, इसको प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की नीति को ये माननीय अखिलेश जी ने एक बार नहीं कहा। इसमें जो राज्य महिला आयोग है या महिला आयोग है, उसकी भूमिका को कैसे देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मोर्चों पे कहा कि बीजेपी अपनों की भी सगी नहीं है, अपनों की भी अब सगी नहीं है। वो बातें आपको परत दर परत खुलते हुए नजर आ रही है। अभी बहुत कुछ आपको दिखेगा, परिणाम तो आने दीजिए। आज नौजवान कुंठित है, हताश है, निराश है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया, थाने, तहसीलें, कार्यालय रिश्वतखोरी का अड्डा बन गए।
चलिए, मेरा दूसरा सवाल जो महिला सम्मान से ही जुड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी दावा करती है कि हमने आधी आबादी को न्याय दिया, उनको आरक्षण की व्यवस्था की, तमाम चीज़ों का दावा करती है। दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास का भी दावा होता है। वहीं सिद्धार्थनगर ज़िले का एक पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुलेआम कहता है कि मुसलमानों की 10-10 लड़कियों को उठा करके लाओ, सरकारी नौकरी पाओ, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाती। इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने तो यही कहा ना कि आज देश के संविधान की आत्मा या जिन सवाल को लेके आज़ादी लड़ी गई थी, आज कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की हरकतों के कारण आज वो शर्मसार हो रही है। हमारा देश की जो खूबसूरती है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। मैं जहाँ भी क्षेत्र में जाता हूँ, महिलाओं से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि देखो, यही चाँद जब दिखता है तो हमारी ईद बन जाती है, हमारी खुशहाली आती है। और यही जब चाँद करवा चौथ में दिखता है तो सुहागने जीवन जन्मांतर तक अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। चाँद तो वही है आसमान में जो दिखता है। तो ये कभी नहीं कुदरत कहती कि आप लड़ो, झगड़ो, आपस में इस तरह का व्यवहार करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तौर पे पूंजीवाद से घिर चुकी है, जो पूरे उसके जेहन में है शोषण करना, लोगों के साथ अन्याय करना। 27 के चुनाव से पहले इस तरह के बयान किस तरफ इशारा करते हैं? वो हताश और निराश और कुंठित हैं। किसी एक भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय नफरत के। और उनके हर एक सवाल को जनता अब जान चुकी है। 27 में मैं यकीनन आपसे कहता हूं, अगर मेरी वीडियो क्लिप निकाल ली जाए तो मैं अयोध्या की हार के लिए पहले से विधानसभा में बोला था कि अब जनता आपसे दुखी है। और जहां आप इतना भव्य इवेंट किए हो प्रभु राम के मंदिर के लोकार्पण में, आप वही की जनता आपको हरा देगी। आज आपके सामने आया तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीडीए की एकजुटता, एक बार नहीं कई बार मैंने आपके साथ कहा, माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, ये कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम नहीं था तहसील में, लेकिन आपने देखा किस तरह के शब्द लोग बोले, हर जाति धर्म के लोग बोले। तो ये पीडीए की एकजुटता, ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक जनता द्वारा चुनी हुई एक सांसद इकरा हसन, उन पे भी इस तरह के भद्दे कमेंट किए जाते हैं, गाली दी जाती है, वो कैमरे के सामने रोते भी हैं। और फिर सिद्धार्थनगर में इस तरह से पूर्व विधायक ने मुस्लिम लड़कियों को उठाने की बात की है। फिर जो कल के कार्यक्रम में हुआ, क्या इन मुद्दों पर आपका जो दल है, जो विपक्ष में है, विपक्षी दल सबसे बड़ा है, क्या सदन में आप लोग सरकार को घेरेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, इकरा हसन हमारे देश की संसद की बहुत कम उम्र में सांसद हैं। उनके पिताजी भी रहे, माँ भी रही, उनके भाई भी नाइद हसन हमारे साथ विधानसभा में। लाख भारतीय जनता पार्टी ने उसी शामली को और उसी क्षेत्र को कम्युनल अड्डा बनाने का प्रयास किया। लेकिन इकरा हसन का जो व्यक्तित्व रहा, जो जनता में उनका आकर्षण है, जो बातचीत का तरीका है, सरलता है, सहजता है, वहाँ की जनता का उन्हें अपार स्नेह है। इसलिए जब कोई उन पर भद्दा कमेंट करता है तो उसी के ऊपर आके वो गिरता है। इकरा हसन उससे और ज़्यादा चमकती हैं, उनके ऊपर कहीं से कोई दाग नहीं दिखता। पे सरकार को घेरेंगे कि नहीं? सरकार बेनकाब हो चुकी है। सरकार का साहस नहीं है कि वो सदन को फेस कर पाए। इसीलिए सरकार जितना कम से कम अवधि होती है उतना दिन के लिए टेक्निकल तौर पे सदन चलाती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि देश का संसद भी अभी कुछ दिन बाद चलने वाला। अगर योगी जी ने इतना काम कर दिया, 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं 10-15 दिन बहस रख लेते? किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, बीमारों के सवाल पर, अस्पतालों के सवाल पर, सड़कों के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर वो बहस होती और बहस के बाद वो जैसा चाहते नेता सदन उत्तर देते। लेकिन सरकार है वो बेनकाब हो चुकी है। मैं ईमानदारी यकीनन आपको कहना चाहता हूँ कि अब वो कहीं है ही नहीं, टेक्निकल है सरकार, जनता का विश्वास खो चुकी है। इसलिए वो विधानसभा में सामना करने की स्थिति में नहीं है। अगर सदन चलाएगी भी तो केवल टेक्निकल कोरम पूरा करने के लिए, और वो कोरम पूरा करके चली चला की बेला है उसकी, वो चली जाएगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। अब आने वाले का स्वागत हो रहा है।
वो आ कौन रहा है, एक एक लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी आएंगे। हालांकि मैंने आपसे कह दिया कि मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री सवाल रह गया, मंच से आपने भी उसका जिक्र किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको आपसे पूछ ही लूँ। अहरोला से कप्तानगंज और सिकंदरपुर से नरियाओं की जो सड़क है उस पर बहुत हो हल्ला मचा, तमाम लेटरबाजी हुई। मैंने भी ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र का बयान लिया। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे और नियम 51 के तहत सदन में आपने उस मुद्दे को उठाया था। आप क्या कहते हैं इसमें? वसीम जी, मैं तो न उनका नाम लेना चाहता हूँ और न जो दूसरे नेता का आप नाम लिए हैं मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। मैं उस पर क्या कहूँ, मैंने तो शुरू में कहा था। राजभर जी का नाम नहीं लेते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 22 वाली कहानी 27 में फिर पीछे से फिर आप नाम नहीं लेते? मैं कई बार आपसे खुले तौर पर उनका नाम लेते हुए सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है? क्योंकि बिहार में उनके बेटे ने कहा कि हमें बिहार में चुनाव लड़ने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कौन रोक रहा? तो वहाँ तो उनको बीजेपी रोक रही थी, यहाँ पे आप उनका नाम नहीं लेते। कहीं फिर तो साठ गांठ नहीं है 27 में कहीं सपा के साथ? ये तो लोग जाने जानता है कहाँ क्या होगा, वो तो जाने, वो खुद भी नहीं जान रहे हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ है, वो तो खुद ही नहीं जान रहे हैं। उनकी लड़ाई ही ऐसी है कि ये जानना चाहता हूँ, आप जनता को ये बताइए कि नियम 51 के तहत जो आपने सदन में आवाज़ उठाई विधानसभा में, वो आवाज़ ज़्यादा मुखर थी, उस पर ज़्यादा कार्रवाई हुई, या फिर जो ये लेटरबाजी हो रही उसमें? वसीम जी, बात आगे बढ़ जाएगी। बहुमत सरकार बनाता है, विपक्ष सकारात्मक आलोचना से ध्यान आकृष्ट कराता है। और आजकल डिजिटल दौर है, जब इनका यहाँ पे आना जाना भी नहीं था और इनका मन भी नहीं था, तब से आप देखे होंगे कोई भी सदन का सत्र रहा हो, आदरणीय केशव मौर्य जी रहे हों उनके साथ, उनके सामने आदरणीय जितिन प्रसाद जी रहे हों उनके सामने, और खुद जो ब्रजेश सिंह जी राज्य मंत्री हैं, जो माननीय योगी जी के पास इसमें विभाग है, हमारे माननीय अध्यक्ष। अगर लोकतंत्र के चीफ जस्टिस की कुर्सी पे कोई बैठा है तो सिर्फ हमारे स्पीकर साहब हैं। स्पीकर साहब ही व्यवस्था देते हैं, और स्पीकर साहब ने जो व्यवस्था दिया था उसके तहत मैंने सदन में जब इस बात को रखा था तो उसका भी वीडियो है कि उस समय के जो लोक निर्माण विभाग की तरफ से मंत्री जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, हम एस्टिमेट जो उसके चौड़ीकरण शुद्धिकरण का और विश्वास दिलाते हैं माननीय सदस्य को कि हम यथाशीघ्र उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था कि आप जितने जल्दी हो सके कर दें। और रही बात उसकी होड़, तो मैंने कितनी बार चैनलों पे कह दिया किलोमीटर पर तो लगा दो बोर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को सुविधा आप दे दो। अब बेरोजगारी दूर कर दो, 8-10 बार से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा टल रही है, अब उसको करवा दो। मैं विपक्ष के तौर पे आपका स्वागत कर दूं। पराग का डेयरी फार्म बंद है लेदौरा में, आप उसको संचालित कर दो, मैं आपका स्वागत कर दूं। समदी डिग्री कॉलेज में लड़कियों के राजकीय महिला महाविद्यालय में आप उसके छात्रावास को संचालित कर दो, डिजिटल लाइब्रेरी को संचालित कर दो और अच्छे प्रोफेसर की नियुक्ति कर दो, मैं स्वागत कर दूं। अतरौलिया के अंदर आए दिन दुर्घटना होती है, कार्डियक लोगों का हार्ट अटैक होता है या न्यूरो की प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर पोस्ट कर दो, कार्डियक के डॉक्टर पोस्ट कर दो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट पोस्ट कर दो, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट आप उपस्थित कर दो, ट्रॉमा सेंटर बना दो। आप देखिए, मैं आपके चैनल पर आ करके जितना जिन शब्दों में आपके लिख के दे दें, मैं उन शब्दों में उनकी तारीफ़ कर दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो महान जनता ने विश्वास किया है, अगर इसके लिए 2 कदम आगे बढ़ लिया जाए, वही जीवन का और लोकतंत्र के प्रति विश्वास का हो जाएगा। वो विश्वास है। मकरहा के अंदर जाओ आप, ग्राम सभा है, वहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है। सुल्तानीपुर जाओ, ग्राम सभा है, वहाँ पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा मूक बहिर विद्यालय है, जिसको अब दिव्यांग विद्यालय कहते हैं। मेरी संवेदना वहाँ तक गई थी, जब बच्चों को देखता था कि आवाज़ नहीं निकल पा रही, पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ, आपसे अनुरोध भी करूँगा कि उसको आप पटल पे लाइए। दिव्यांग विद्यालय जो है, जब आप उसको पटल पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी बहुत लोग जान ही नहीं पाते। मंडल में वैसा कहीं नहीं है जैसा सुल्तानीपुर ग्राम सभा में दिव्यांग बेटे और बेटियों का हॉस्टल से युक्त सब कुछ व्यवस्था है। लगभग 50-100 करोड़ की वहाँ के भवन बने होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि लाओ, आपका स्वागत है। उसी तरह का एक और सर्किट हाउस बना दो और अच्छा व्यवस्था हो जाए, जैसा अच्छा लगता है ना वो।
अगर आप गए होंगे तो उसका मीटिंग हॉल, डाइनिंग टेबल और कमरे देख के तो आपकी आंखों को तो आकर्षित करते होंगे। तो एक और बन जाए तो अब सरकारें किससे कहती हैं? मैं एक सवाल आपसे कर दूं कि सरकारें किससे कहती हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ? तो सरकारें किससे कहती हैं? सरकारें फैसला लेती हैं। जैसे मैं जानता हूं कि 25 लाख की ज़रूरत थी, अधिवक्ता बंधुओं ने कहा कि 25 लाख की ज़रूरत है। अगर ये मुझसे पलट करके एक हफ्ते बाद कहेंगे कि विधायक जी 25 लाख की और हो सकता है, तो मैं कहूँगा ले लीजिए, मैं वो भी दे दूँगा। तो ये मैं अपनी ताकत को समझता हूँ ना, कि मैं इसके लिए कहूँगा कि योगी जी ने मेरी फाइल नहीं चलने दी, मेरी ये नहीं की। सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि सरकारों को फैसला लेना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। मैं तो चाहता हूँ समाज के आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए आप काम करिए। जो बीमार हैं उनके दवा इलाज सस्ता कैसे हो, उनकी राजनीति में और प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी कैसे हो, उस पर आप बात करिए। ये क्या बातें होती हैं? ये तो सरकार का काम ही है। मैंने तो भाषण में कहा कि इसके लिए तो पीडब्ल्यूडी विभाग है, इंजीनियर है, चीफ है, उसको देखना चाहिए कौन सड़क प्रियॉरिटी पे लें, कौन सड़क न प्रियॉरिटी पे लें। और राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व है कि समय समय पर उन्हें एप्लीकेशन दे कि ये मार्ग बहुत आवश्यक है। तो विधायक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।